नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKDIT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। जैसा कि साथियों आप थंबनेल में देख चुके हो, साथियों आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की एक नई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, इसमें हम बिल्कुल नए अंदाज में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस है उन पर चर्चा करेंगे। जी साथियों, इस क्वेश्चन सीरीज में हम टॉपिक वाइज, जैसे प्रत्येक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस का हम इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों आज इस क्वेश्चन सीरीज का डे फर्स्ट है और आज के सेशन में हम आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी यानी चैप्टर नंबर 1 के जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों यह आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट फर्स्ट है जो मैं आज आपके बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ और इसके जो बाकी शेष बचे क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट सेकेंड में हम नेक्स्ट डे में करेंगे। तो चलिए साथियों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। साथियों इस क्वेश्चन सीरीज में अब तक के आपके जो भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि यह क्वेश्चन है जो आपके कौन से एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें साथियों। और साथियों यह सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल पे अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या होता है यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी है चुंबकीय क्षेत्र और ऑप्शन डी है गामा क्षेत्र। तो साथियों पूर्णतः मनोयोग के साथ आपको ये सेशन अटेंड करना है। आपका पूरा ध्यान है जो मेरी आवाज पे और आपकी नजरें हैं जो आपके स्क्रीन पे होनी चाहिए दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर, यानी स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों जहां पे आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र होगा यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र में आपको स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे आपका चार्ज जो स्थिर है इसके कारण जो आपका केवल है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न आपको देखने को मिलेगा और यह जहाँ पे आपका चार्ज है वो आपका गतिशील होगा यानी आपका नियत वेग से गतिशील होगा तो आपको वहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों देखने को आपको मिलेंगे। और साथ ही ध्यान रखना जहाँ पे आपका चार्ज है वो आपका त्वरित गति से यदि गतिशील है तो वहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और इसके साथ आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो यहाँ पे आपकी उत्पन्न होगी। साथ ही ध्यान रखना आपका विद्युत चार्ज जो स्थिर है तो आपको केवल है जो विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा जैसा कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर है। और यदि आपका विद्युत चार्ज है जो नियत वेग से गतिशील है तो आपको विद्युत क्षेत्र और वहां पे चुंबकीय क्षेत्र दोनों देखने को मिलेंगे। और यदि आपका विद्युत चार्ज यानी त्वरित गति से या हम कह सकते हैं परिवर्ती वेग से गतिशील है तो वहां पे आपको विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी आपको अनुभव होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ऋण आयन, ऑप्शन बी है धनायन, ऑप्शन सी है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी है फर्मियान और ऑप्शन ई है छिद्र। अब बताइए साथियों जो आपके धनात्मक विद्युत से यानी जो आपके हम कह सकते हैं पॉजिटिव आयनों को हम दूसरे किस नाम से जाना जाता है यह आपको पूछा गया है।
तो साथियों आपको पता होगा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, धनात्मक आयनों को, जो आपके धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयन है, उनको हम धनायन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, ऋणायन है जो आपके ऋणात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयन है, जिनको हम ऋणायन कहते हैं, और धनायन को हम, जो आपके धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को धनायन कहते हैं। साथियों छिद्र, साथियों ध्यान रखना, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, जिन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हम कह सकते हैं जो आपके छिद्र होते हैं, यानी आपके जो पीएन प्रकार का आपका डायोड होता है, उसमें पी भाग में हमें हम कहते हैं होल्स देखने को मिलते हैं, इन होल्स को ही हम क्या कहते हैं, छिद्र कहते हैं, और इन पे आपका पॉजिटिव आयन करता है। और एन भाग में हमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो छिद्र है जो आपका, आपको अर्धचालक में डायोड में जो आपका पीएन डायोड होगा, वहां पे आपको छिद्र है आवेश के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है, यानी हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है चरण विभव, ऑप्शन बी है स्पर्श विभव, ऑप्शन सी है एम्पियरेज, और ऑप्शन डी है रिसाव विभव, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो साथ में ध्यान रखना आपका, यानी आपके हाथ से हाथ में जो प्रवाहित होने वाला करंट है उसको हम स्पर्श विभव कहते हैं। ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है। और जो आपका पैर से, या हम कह सकते हैं दो पैरों के बीच जो होगा उसको आपका चरण विभव कहते हैं, और आपका हाथ से पैर के बीच होगा उसको भी आपका स्पर्श विभव कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना, स्पर्श विभव, यानी आपका हाथ से हाथ के बीच भी आपका स्पर्श विभव होगा, और हाथ से पैर के बीच भी आपका स्पर्श विभव होगा, लेकिन आपका दो पैरों के बीच है जिसे हम चरण विभव कहते हैं। तो साथ ही ध्यान रखना आपके स्पर्श विभव और चरण विभव के बारे में। दिशा विभव साथ ही ध्यान रखना, ये आपका लीकेज करंट की बात कर रहा है, यानी आपका जो लीकेज करंट होता है उसका जो विभव है जिसे हम लीकेज विभव के रूप में जानते हैं। और स्पर्श विभव आपका हाथ से हाथ के बीच या हाथ से पैर के बीच, और चरण विभव है जो आपका पैर से पैर के बीच होता है। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट है जिसे हम स्पर्श विभव कहते हैं। ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी कोई हमारे पास अनावेशित पिंड है उसको आवेशित करने की कौन कौन सी विधियां हैं, और ये इनमें से कौन सी विधि नहीं है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है संवहन, ऑप्शन बी है प्रेरण, ऑप्शन सी है घर्षण, और ऑप्शन डी है अपने अक्ष पर घूर्णन करके। अब बताइए साथियों, किस विधि से हम किसी पिंड को आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी हम किसी भी पिंड को उसके अक्ष पर घूर्णन करवा के हम उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। संवहन है जो आपके आवेशन की विधि है, साथियों ध्यान रखना। प्रेरण भी आपकी आवेशन की विधि है, और घर्षण भी आपकी आवेशन विधि है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं जो आपकी स्थैतिक विद्युत है जो घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। और प्रेरण के द्वारा, जो प्रेरण का नियम होता है आपका, प्रेरण एक चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबकीय प्लक्स का छेदन होने से आपके पास रखे चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये आपका प्रेरण का हो गया। और संवहन के माध्यम से है, जिसमें किसी भी एक अनावेशित पिंड को और एक आवेशित पिंड को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो जो दोनों पिंडों में जब आपका समान आवेश हो जाता है वो आपका संवहन के कारण होता है। तो संवहन प्रेरण और घर्षण है जो आपकी आवेशन की विधि है, लेकिन अपने अक्ष पे घूर्णन करके है, इसके द्वारा हम किसी भी पिंड को आवेशित नहीं कर सकते। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित के प्रवाह के कारण होता है। बताइए साथियों, धातु चालक में विद्युत का प्रवाह या करंट का फ्लो है वो किन के कारण होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और आयन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन, और ऑप्शन डी है आवेशित कण। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो आपके धारा का प्रवाह है वो आपका किस कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। साथियों ध्यान रखना, यानी हम कहते हैं आवेश प्रवाह की जो आपकी दर है वो विद्युत धारा कहलाती है। और इस आवेश के रूप में जो आपके इलेक्ट्रॉन है, यानी नेगेटिव जो आपका चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन है जो आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जो आवेश के रूप में होता है, और जिसके कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए है जो आपका इसका सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज है वो आपके जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो आपका -1.6 × 10⁻19 गुलाम होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो होता है आपका 9.31 ×
-31 किलोग्राम। तो ये सारी बातें जो आपको इलेक्ट्रॉनों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। प्रोटॉन साथियों ध्यान रखना आपका जो आपका इस पे है पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन की खोज है वो आपके गोल्डस्टीन ने की थी। और प्रोटॉन पे जो आपका चार्ज है वो आपका धनात्मक होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और प्रोटॉन का जो आपका द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। साथ ही ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो आपका धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिजली की गति कितनी होती है, यानी आपको विद्युत धारा की स्पीड पूछी है साथियों। ऑप्शन ए है 8.6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी है 3.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी है 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी है आपका 2.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बताइए साथियों विद्युत की गति है वो कितनी होनी चाहिए। तो साथियों आपने बार बार पढ़ रहे हैं कि आपकी विद्युत धारा की गति है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो आपको इस ऑप्शन में कहीं पे दिखाई नहीं मिल रहा। तो इसमें अधिकांश विद्यार्थी क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर कर देंगे, और उनका आपका नेगेटिव चला जाएगा 1/4 या 1/3 जो भी आपका एग्जाम में होगा नेगेटिव चला जाएगा। तो साथियों आपको ऑप्शन को भी आपको ध्यान को पढ़ना है, यानी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन आपके क्वेश्चंस में दिए हुए होते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तभी आज इस प्रकार के क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे। तो साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन के अनुसार जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत धारा की गति आपको पता होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो ऑप्शन में हमें दिया नहीं गया है। तो 3 के जो आपके सबसे नजदीक ऑप्शन है वो आपका 2.8, यानी जो आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ये आपकी मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन बी तो आपका हो ही नहीं सकता। 8.6 आपका बहुत ज़्यादा है, 1.8 है जो आपका बहुत कम है, और 3 के नज़दीक है जो आपका ऑप्शन डी है, यानी 2.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है जो आपकी विद्युत की गति है। इसका ऑप्शन सही डी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कंडक्टर में करंट क्या तय करता है। अब बताइए साथियों, एक चालक में धारा है उसका प्रवाह किसके कारण होता है, यह आपको पूछा गया। ऑप्शन ए है चुंबकीय ध्रुवों की संख्या, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, और ऑप्शन डी है चुंबकीय रेखाओं की संख्या। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। चुंबकीय ध्रुवों की संख्या ध्यान रखना चाहते हैं ये है जो आपके कॉइल के द्वारा निर्धारित होती है। चुंबकीय ध्रुवों की संख्या है वो करंट निर्धारित नहीं करते हैं। इन करंट के द्वारा जो आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा में आपके प्रवाह किसका होता है, आवेश में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगी साथियों, ध्यान रखना। ऑप्शन बी है जो आपका मिलता जुलता दे रखा है, आप कंफ्यूज नहीं हुए। ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है जो कंडक्टर में करंट तय करवाता है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तभी है जो कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं होगा। यानी आपका जो प्राथमिक ऑप्शन है, प्राथमिकता है आपको ऑप्शन नंबर सी को देनी है। ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है मशीनरी से स्थैतिक बिजली को हटाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। अब बताइए साथियों, किसी मशीन में जो आपकी स्थिति करंट है, हम कह सकते हैं घर्षण के द्वारा जो आपका उत्पन्न विद्युत है उसे हटाने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन ए है फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना, ऑप्शन बी है ग्राउंडिंग को हटाना, ऑप्शन सी है मशीनरी को विद्युत रोधित करना, ऑप्शन डी है आसपास की हवा को नम करना, और ऑप्शन ए आपका आसपास की सफाई करना। तो साथियों बताइए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर है। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको देर के आसपास की सफाई करने से कोई स्थैतिक बिजली थोड़ी हटेगी, हवा को नम करने से बिजली नहीं हटेगी। मशीनरी को विद्युत रोधित करना, यानी पूरी मशीन को कोई विद्युत रोधित थोड़ी करेंगे। ग्राउंडिंग को हटाने से आपके स्थैतिक बिजली को हम नहीं हटा सकते। फ्रेमवर्क को ग्राउंड करके जो हम स्थैतिक बिजली को हटा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना, यदि हम किसी भी मशीन की जो आपकी फ्रेम है उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे, उसको ग्राउंड कर देंगे, तो आपका उसमें जो भी स्थैतिक आवेश होगा वो आपका भूमिगत हो जाएगा। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है विद्युत धारा किसी परिपथ में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, निम्नलिखित कथनों का संदर्भ ले और सही कथन का चयन करें। कथन ए दे रखा है आपको आवेश ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कथन बी दे रखा है आपको आवेश धनात्मक आवेश हो सकता है जिसमें प्रोटॉन और धनात्मक आयन शामिल होते हैं। अब बताइए साथियों कौन सा इसमें कथन सही है, कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो साथियों आपको पता ही होगा आवेश है जो आपकी ऋणात्मक रूप से आवेशित है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है जो आपका ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कथन ए है जो आपका सही आंसर है।
आवेश धनात्मक आवेश वाहक हो सकता है जिसमें प्रोटॉन और धनात्मक आयन होता है। यह भी आपका सही है साथियों, ध्यान रखना। प्रोटॉन आपका धनावेशित कण होता है, यानी धनायन और ऋणायन है जो आपके दोनों ही प्रकार के आवेश हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है साथियों, ध्यान रखना। यानी आवेश आपका ऋणावेशित आपका कण हो गया इलेक्ट्रॉन और धनावेशित हो गया प्रोटॉन, यानी दोनों ही प्रकार के जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव है जो आवेशवाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहा जाता है, बताइए साथियों। यदि हम 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करवा दें तो उसे हम किस प्रकार परिभाषित करते हैं, आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है कूलम, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है आपका वोल्ट। क्या रहेगा दोस्तों इसका सही आंसर। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि Q बराबर आपका फॉर्मूला है I इंटू टी। यदि हम 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करा देंगे तो उसे हम 1 कूलम आवेश कहते हैं। ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओम साथियों ध्यान रखना आपके प्रतिरोध की इकाई है और एम्पियर आपकी धारा की ऐसा इकाई है और वोल्ट है जो आपकी विभव की ऐसा इकाई है साथियों, ध्यान रखना। और कूलम है जो आपके आवेश की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, क्यू विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है, बताइए साथियों। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बिना देरी के इसका सही आंसर है जो आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ऑप्शन ए देखा है क्यू बराबर धारा बट्टा समय, ऑप्शन बी है क्यू बराबर धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध, ऑप्शन सी है आपका क्यू बराबर धारा इंटू समय और ऑप्शन डी आपका क्यू बराबर वोल्ट इंटू धारा बट्टा समय। यानी ऑप्शन ए दे रखा आपका क्यू बराबर आई बट्टे टी, ऑप्शन बी है आपका धारा का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध, ऑप्शन सी है आपका आई इंटू टी और ऑप्शन डी है आपका वोल्टा इंटू धारा बटा समय। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि क्यू बराबर जो आपका फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू टी, यानी धारा इंटू समय। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना क्यू यानी यदि हमें आवेश की मात्रा का मान निकालना है तो हमें धारा इंटू समय का गुणनफल करना होगा। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी जो सारे फॉर्मूले वो आपको गलत दे रखे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 1 मिनट में 10 एम्पीयर का करंट प्रवाहित करवाने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलम का चार्ज प्रवाहित होगा, बताइए साथियों। उसी फॉर्मूले पे बेस है जो आपको यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी इसमें आपको क्यू का मान है वो पूछा गया है। साथियों ध्यान रखना धारा का मान आपको इसमें 10 एम्पीयर दे रखा है और इसमें टाइम है जो आपको 1 मिनट दे रखा है। 1 मिनट में हम कह सकते हैं 60 सेकेंड होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे समय में है जो सेकेंड में लेना है समय की इकाई को। तो साथियों ध्यान रखना जो आपका क्यू बराबर फॉर्मूला हो गया आई इंटू टी। तो आई का मान आपके पास 10 एम्पियर है, टी का मान आपके पास 60 सेकेंड आ गया, तो आपका आंसर आ गया 600 गुलाम। तो आपका ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी इस फॉर्मूले से है जो आप इस क्वेश्चन का आंसर है जो चंद सेकंडों में दे सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे आपके बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, बताइए साथियों। अब आपको विद्युत आवेश की एसआई इकाई पूछ ली गई। ये सारे क्वेश्चन साथियों ये देखें मैंने इसमें आपके नीचे जो किन किन एग्जाम से पूछे गए हैं ये सारे इसमें आपके नोट किए गए हैं। ये इतने एग्जाम्स में यानी इतनी बार ये क्वेश्चन है जो आपका पूछा जा चुका है साथियों, देख लो कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कई बार है जो आपके बार बार है जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, और एकदम इजी क्वेश्चन है। यानी आपको आवेश का ऐसा ही मात्र पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आवेश का मात्र क्या होता है आपका गुलाम होता है साथियों, ध्यान रखना। और वाट आपका किसका होता है शक्ति का होता है, एम्पियर आपका धारा का ऐसा ही मात्रक होता है और वोल्ट है जो आपका विभव का मात्रक होता है। तो आपका ऑप्शन सी है जो सही आंसर हो गया, यानी आवेश की जो मात्रक है वो कूलम होता है। और साथ ही ध्यान रखना आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है वो आपका फेराडे होता है, और एक फेराडे बराबर है जो आपके 96,500 कूलम होते हैं। तो साथ ही ध्यान रखना आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है फेराडे होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व है वह द्वारा वाहित होता है, बताइए साथियों। आवेश की सबसे छोटी मात्रा को हम
किसके रूप में डिफाइन करते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के समुच्चय है। तो बताइए साथियों, आवेश की सबसे छोटी मात्रा को हम किस में डिफाइन करते हैं? तो साथियों ध्यान रखना, आवेश की सबसे छोटी मात्रा को हम इलेक्ट्रॉन के रूप में डिफाइन करते हैं। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, परमाणु है जो आपके पदार्थ की सबसे छोटा कण होता है। और साथियों ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का आपका द्रव्यमान कितना होता है? 1.676 इंटू 10 की घात 27 किलोग्राम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो आपका द्रव्यमान होता है वो आपका 9.1 इंटू 10 की घात -21 किलोग्राम होता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। साथ ही ध्यान रखना, और जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 1.673 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो साथ ही ध्यान रखना, आवेश की सबसे छोटी मात्रा है जिसका अस्तित्व है उसके हम इलेक्ट्रॉन के रूप में डिफाइन करते हैं। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 1 एम्पीयर घंटा इनमें से किसके बराबर है? बताइए साथियों, 1 एम्पीयर आवर इनमें से कौन सी क्वांटिटी के बराबर है, ये आपको पूछा गया है साथियों। तो साथियों ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है आपका? Q बराबर आई इंटू टी। तो साथियों ध्यान रखना, आई का मान यानी आपको 1 एम्पीयर का पूछा है और टी का मान आपको 1 घंटे दे रखा है। तो घंटे को हम मिनट में और मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समय की इकाई क्या है? सेकेंड है। तो घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए हम 2 बार 60 से गुना करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3600 एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? 3600 गुलाम। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी 3600 गुलाम है वो आपका 1 एम्पियर आवर के बराबर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए? बताइए साथियों, कार्य का मान आपको दे रखा है, यानी W बराबर 660 जूल, और आपको वोल्ट का मान यानी विभव का मान आपको दे रखा है 110 वोल्ट। तो अब आपको क्या पूछा गया है? Q का मान पूछा है। तो V बराबर आपका फॉर्मूला होता है W बट्टे Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? W बट्टे V। W का मान आपके पास 660 जूल है और V का मान आपके पास 110 है। तो आपका आवेश का मान कितना हो जाएगा? 6 गुलाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन का आंसर है जो आसानी से दे सकते हो। तो साथियों इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उन फॉर्मूलों को याद रखिए। उनके बेस पे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इस प्रकार की क्वेश्चन है जो इजी वे से सॉल्व कर पाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय क्या है? बताइए साथियों, जो आपका इंडक्शन के द्वारा जो आवेशन में है वो आपका आवेशित निकाय आपको पूछा गया। ऑप्शन ए है कि कण खो जाते हैं, आवेशित निकाय का पूरा आवेश खो जाता है, आवेशित निकाय का कोई आवेश नहीं खोता, और ऑप्शन डी है अपना आंशिक आवेश प्राप्त करता है, और ऑप्शन ई आपका ठंडा हो जाता है। किस किस प्रकार के आपके ऑप्शन दिए गए? ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, इस प्रकार के कोई ऑप्शन होते हैं क्या? तो बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो साथ ही ध्यान रखना, प्रेरण के द्वारा जो आपका आवेश होगा, आवेश के कण खो कैसे जाएंगे, ये आपका आंसर है जो सही नहीं हो सकता। पूरा आवेश भी नहीं खोएगा, आवेश के कण खो भी नहीं सकते, तो आपका पूरा कैसे खोएगा? और ऑप्शन डी दे रखा आपका आंशिक आवेश, आंशिक आवेश प्राप्त नहीं होता है, हमें पूरा आवेश प्राप्त होता है, और किसी भी प्रकार का आवेश है जो नहीं होता है। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना, यदि हम इंडक्शन के द्वारा किसी निकाय को हम आवेशित करते हैं तो उसमें हमारा कोई आवेश नहीं होता है, हमें पूर्ण आवेश है जो प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैटिक बिजली का उत्पादन किस कारण होता है? बताइए साथियों, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका जनरेशन है वो किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन बी है चुंबकत्व के द्वारा, ऑप्शन सी है उष्मा के द्वारा, ऑप्शन डी है घर्षण के द्वारा, और ऑप्शन ई है आपका आवाज के द्वारा। अब बताइए साथियों, ऐसे ऐसे तो ऑप्शन दे रखे हैं, आवाज के द्वारा क्या बिजली उत्पन्न होती है क्या? तो बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर? स्टैटिक यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पूछा। तो सारे ध्यान रखना, प्रकाश और जो आपके उष्मा के द्वारा है वो आपकी गतिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और आपकी घर्षण के द्वारा है जो स्टैटिक बिजली उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चुंबकत्व के द्वारा साथ ही ध्यान रखना, प्रेरण के द्वारा है जो हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, यानी इसमें आपका चुंबकत्व का गुण पाया जाता है प्रेरण में। और स्टैटिक बिजली है जो हम घर्षण के द्वारा
प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? बताइए साथियों। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग है। यानी आपका एक आपके पास कांच की छड़ है, ये आपकी कांच की छड़ हो गई, और एक आपके पास सिल्क या हम कह सकते हैं रेशम का आपके पास कपड़ा है। अब जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो हमारे पास किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, यह आपको पूछा गया। ऑप्शन ए है गतिक विद्युत, ऑप्शन बी है स्थितिक विद्युत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े पे रगड़ेंगे या सिल्क के कपड़े पे रगड़ेंगे तो हमारे पास किस प्रकार की विद्युत उत्पन्न होगी? तो साथियों ध्यान रखना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ घर्षण के द्वारा हमें पता है कौन सी विद्युत उत्पन्न होती है, स्टैटिक विद्युत। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। साथियों ध्यान रखना, और यदि हमें पूछ ले कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो इनमें से आवेश है जो आपके सिल रेशम का कपड़ा है जो आपका किस प्रकार से आवेशित होगा, और कांच की छड़ है उस पर आपका किस प्रकार का आवेश होगा। तो साथियों ध्यान रखना, कांच की छड़ है जो आपकी पॉजिटिव यानी धनायन हो जाती है, यानी इसमें ऐसे हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन है जो आपका नेगेटिव कण होता है तो नेगेटिव कण जो आपके सिल्क के कपड़े पे स्थानांतरित हो जाएंगे, तो जो आपका सिल्क का कपड़ा है वो आपका ऋणावेशित हो जाएगा, और जो आपकी कांच की छड़ है वो आपकी धनावेशित हो जाएगी। और घर्षण से आपको पता है हम स्थैतिक विद्युत उत्पन्न करते हैं, यानी कांच की छड़ को सिल्क के साथ घर्षण करेंगे तो हमारे पास स्थैतिक विद्युत है वो उत्पन्न होगी। ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में स्थानांतरित करती है। साथियों इस क्वेश्चन का हम पिछले क्वेश्चन में आंसर है जो देख चुके हैं। बताइए साथियों, कांच की छड़ है वो किस प्रकार के कण को या किस प्रकार के आवेश को है जो रेशम के कपड़े पे ट्रांसफर करती है? तो साथियों हमने अभी बात की कि कांच की छड़ है जो आपकी इलेक्ट्रॉन को है जो आपके रेशम के कपड़े पे स्थानांतरित कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन है जो आपकी कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पे ट्रांसफर हो जाएगी। ऑप्शन जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, एक होती है आपकी कांच की छड़ और एक होता है आपका रेशम का कपड़ा, यानी इन दोनों का घर्षण होता है, और एक होती है आपकी बिल्ली की खाल और एक होता है आपका एबोनाइट का छड़। ये दो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग थे। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनको आप आपस में घर्षण करने पे आपके किस प्रकार की वस्तु है वो किस प्रकार के आवेश आवेशित हो जाएगी। तो साथ ही ध्यान रखना, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ है वो आपकी धनावेशित हो जाती है, यानी पॉजिटिव हो जाती है, और रेशम का कपड़ा है वो आपका ऋणावेशित हो जाता है, यानी इस पर आपका नेगेटिव आवेश हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कांच की छड़ से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके रेशम के कपड़े पे स्थानांतरित हो जाते हैं। और इसी प्रकार जब हम बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल है जो आपकी धनावेशित हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं इस पर पॉजिटिव आयन आ जाता है, और एबोनाइट की छड़ है वो आपकी ऋणावेशित हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो बिल्ली की खाल से आपके एबोनाइट की छड़ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। और साथ ही ध्यान रखना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वहाँ पे आपका धनावेश होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा वहाँ पे आपके ऋणावेशित होगा। तो साथ ही ध्यान रखना, इस फैक्ट में आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक है वो बता रखी है। तो आप है जो प्ले लिस्ट से, यानी आपकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे रामबाण ट्रिक के नाम से, ट्रिक स्टडी के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप उस ट्रिक में है जो ट्रिक के द्वारा इस फैक्ट को याद रख पाओगे, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि उस ट्रिक में आपको काफ़ी फैक्ट है जो याद रखने को मिलेंगे। तो आप है जो ट्रिक की वीडियो है वो ज़रूर है जो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इस फैक्ट को आप आसानी से याद रख पाओगे, यानी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे कि कौन सी है जो वस्तु आपकी धनावेशित हो रही है और कौन सी वस्तु जो आपके ऋणावेशित हो रही है। और यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम इन सारे क्वेश्चन में चर्चा करते आ ही रहे हैं। ऑप्शन बी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, वोल्टा V से आवेशित एक खोखले गोलक के अंदर का विभवांतर बताइए। साथियों यानी जो आपका एक खोखला गोला है इस पे जो आपका वोल्टेज V है जिससे ये आवेशित होता है, और इसके अंदर का विभवांतर है जो आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है V, ऑप्शन बी है V/2, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है आपका 2 वोल्ट। तो साथियों ध्यान रखना, अगर आपका एक आवेशित गोला है और वो खोखला है तो उसके अंदर का विभवांतर है जो आपका हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है। साथियों ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका आवेशित गोला है वो एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, और समविभव पृष्ठ पे जो आपका विभवांतर है वो क्या होता है,
शून्य होता है। ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, अगर +2 कूलाम और -5 कूलाम चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज कितना होगा? बताइए साथियों। एक तो आपके पास +2 कूलाम है और दूसरा आपके पास -5 कूलाम है, तो बताइए जो आपका टोटल चार्ज है वो कितना होगा? तो साथ ही ध्यान रखना टोटल चार्ज है जो आपका जुड़ जाता है यानी Q1 प्लस Q2 हो जाता है और QT यानी टोटल चार्ज आपका हो जाएगा +2 कूलाम प्लस -5 कूलाम, तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा? -3 कूलाम यानी माइनस का आपका 5 कूलाम है और प्लस का आपका 2 कूलाम है, तो आपका जो आपका टोटल चार्ज है हो जाएगा -3 कूलाम यानी ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना चार्ज है जो आपका जुड़ जाता है यानी टोटल आपका चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 यानी +2 कूलाम प्लस 5 माइनस के 5 कूलाम, तो आपका -3 कूलाम है जो टोटल चार्ज है जो आ जाएगा। ऑप्शन सी डी है जो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, 1 कूलाम के बराबर होता है, बताइए साथियों, 1 कूलाम आवेश में जो आपकी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या आपको पूछी गई है। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो साथियों आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर आपके एन ई, जहाँ पे Q है जो आपका आवेश है कूलाम में, एन है जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई है जो आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है तो एन बराबर हो जाएगा आपका Q बटे ई है जो फॉर्मूला बन जाएगा। Q का मान आपका 1 कूलाम आवेश में पूछा है और इलेक्ट्रॉन की जो आपका आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। और जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे यानी ये हमारे ऊपर है जो हम 10 ले लेते हैं तो यहाँ से है जो आपकी ये घात है जो ऊपर चली जाएगी यानी ऊपर 10 ले लेंगे तो ये घात है जो आपके नीचे माइनस की है तो ऊपर चली जाएगी तो आपकी प्लस की हो जाएगी और 10 की घात 19 है जो एक घात है जो हमने यहाँ पे काम ले लिया तो आपकी 10 की घात 18 बचेगी और बट्टा हो जाएगा आपका 1.6। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है जो आपके 1 कूलाम आवेश में होते हैं। तो साथियों इस प्रकार सोल्व करने से अच्छा है ये आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और जब तक आप ये सोल्व करोगे तो आप इसमें टाइम लगेगा। तो यह फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट है जो रट के याद ही रख लेना चाहिए कि 1 कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन डी है जो आपके सही आंसर हो गया यानी 1 कूलाम आवेश में आपके 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि एक कॉपर वायर से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकेंड में वायर के अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? इसमें भी साथियों आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। साथियों ध्यान रखना इसमें आपको धारा का मान है वो आपको 5 एम्पीयर दे रखा है, टी का मान है वो आपको 1 सेकेंड में पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना जो आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो आता है आपका 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम और इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एन का मान है जो आपको पूछा है। तो साथियों ध्यान रखना क्यू बराबर आपका फॉर्मूला होता है एन ई और क्यू बराबर ही आपका फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे हमें एन की संख्या पूछी गई है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा आई इंटू टी बटे ई। आई का मान हमें 5 एम्पीयर दे रखा है, टी का मान हमें 1 सेकेंड दे रखा है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.125 इंटू 10 की घात 19 कूलाम। ये हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हमारे ऑप्शन में दे रखा है 31.2 इंटू 10 की घात 18 यानी हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 31.25 इंटू 10 की घात 19 को हम एक कम कर लिया यानी एक से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास 31.25 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास घात बच गई 10 की घात 18, तो 31.2 इंटू 10 की घात 18 जो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखना आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे यानी क्यू बराबर होता है आपका आई टी और क्यू बराबर ही होता है आपका एन ई। तो इस फॉर्मूले में हमें आई का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है, ई का मान हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है तो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पूछी है तो हमारा एन बराबर फॉर्मूला बन जाएगा आई इंटू टी बटे ई। और इस फॉर्मूले से जो इस क्वेश्चन का आंसर है जो आसानी से दे सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बी है जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगुनी की जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो कितने गुना बढ़ जाएगा या कितने गुना घट जाएगा, ये आपको पूछा गया है। बताइए साथियों, हमारे पास दो आवेश है उनके आवेशों की दूरी है जो आपकी दुगुनी कर दी गई है। तो साथ ध्यान रखना जो आपका आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है आपका Q बराबर K इंटू
Q1 इंटू F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। साथ में ध्यान रखना यहाँ पे आपकी दूरी का मान है वो दुगना कर दिया गया है, यानी आपका के आपका नियतांक होता है, क्यू के मान में कोई परिवर्तन किया गया नहीं है, तो हम कह सकते हैं 1 बटा आपका आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एफ बराबर आ जाएगा, यानी बीच की दूरी को दुगुना कर दिया गया है, यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका एफ बराबर 1/4, यानी आपका जो बल का मान है वो 1/4 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि 4 गुना घट जाएगा। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखना एफ बराबर यानी आवेशों के मध्य लगने वाले बल का आपका फॉर्मूला होता है एफ बराबर के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर। तो Q1 और Q2 में कोई चेंजिंग नहीं है, के आपका नियतांक होता है, तो एफ बराबर हम कह सकते हैं हमारा 1/r², यानी आपका बल है जो लगने वाला बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के उत्क्रमणानुपाती होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना दूरी को आपके 2 गुना कर दिया गया है, यानी 2 का स्क्वायर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यानी आपका बल है वो 1/4 हो जाएगा। 1/4 को हम कह सकते हैं कि 4 गुना घट जाएगा। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है विद्युत आवेशों के बीच बल हेतु कूलाम का नियम से सर्वाधिक समान है। बताइए साथियों, कूलाम का नियम है जो इनमें से किस नियम से समानता रखता है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है न्यूटन का गति का नियम, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी है गॉस का नियम, ऑप्शन डी है गुरुत्व न्यूटन का गुरुत्व नियम, और ऑप्शन ई है आपका बोयल का आदर्श गैसों का नियम। बताइए साथियों, जो आपका कूलाम का नियम है उनमें से किस से सर्वाधिक समानता रखता है। तो साथ ही ध्यान रखना कूलाम का नियम है जो आपके यानी आवेशों के मध्य लगने वाला बल है जो आपका के इंटू क्यू टू बट्टा आर स्क्वायर होता है। और इसी प्रकार जो आपके न्यूटन का गुरुत्व नियम होता है वो होता है आपका है बराबर जी आपका नियतांक होता है m1 इंटू m2 बट्टे आर स्क्वायर। तो साथ ही ध्यान रखना कूलाम का नियम है जो आपका न्यूटन के गुरुत्व नियम से ज़्यादा समांतर रखता है, तो ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो साथ ही ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका के का मान आता है ना वो आपका के एक नियतांक है और इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो साथ ही इस के का मान और इसका मात्रक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ और इसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और के यहाँ पे आपका क्या है एक नियतांक है। तो साथ ही ध्यान रखना विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो आपका कूलाम का नियम है वो न्यूटन के गुरुत्व के नियम से सर्वाधिक समानता रखता है। ऑप्शन डी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्लीज इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना उपयोग करके की जा सकती है। बताइए साथियों, विद्युत क्षेत्र की गणना हम इनमें से कौन से रूल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका गॉस का नियम, ऑप्शन बी है एम्पीयर का नियम, ऑप्शन सी है कूलॉम का नियम, और ऑप्शन डी है मैक्सवेल का नियम, और ऑप्शन ई है आपका लेंज का नियम। बताइए साथियों, विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए कौन सा रूल है जो हम काम में लेते हैं। तो साथियों ध्यान रखना चाहिए विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम कौन सा रूल काम में लेते हैं। कूलॉम का नियम है जो हम काम में लेते हैं। साथ ही ध्यान रखना गॉस का नियम है वो आपका बिंदु आवेश के लिए होता है, या हम कह सकते हैं लाइन आवेश के लिए भी आपका गॉस का नियम होता है, और आपका अनंत चार्ज शीट होती है उसके लिए भी आपका गॉस का नियम लागू होता है। बिंदु आवेश, लाइन आवेश या आपका अनंत चार्ज शीट के लिए गॉस का नियम लागू होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र की जो आपकी गणना करने के लिए हम कूलॉम का नियम है जो काम में लेते हैं। ऑप्शन सी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब कोई विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो एक होता है। बताइए साथियों, जब आपका इलेक्ट्रिक जो आपका चार्ज है वो किसी भी बल का अनुभव करते हैं तो वहाँ पे क्या देखने को आपको मिलेगा। ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन डी है कन्वेंशनल धारा, और ऑप्शन ई है आपका प्रेशर। यानी इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो हम सर्वप्रथम यानी आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है जो आपका इसी से मिलता जुलता था। तो ध्यान रखना साथियों, जब कोई विद्युत आवेश आपका बल का अनुभव करता है तो वहाँ पे आपका एक विद्युत क्षेत्र होता है। साथ ही ध्यान रखना ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी जो आपके चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पे साथियों ध्यान रखना आपका आवेश है वो गतिशील होना चाहिए। विद्युत धारा आपका इलेक्ट्रॉनों का पर्व होता है, कन्वेंशनल धारा आपकी होती नहीं है, प्रेशर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका विद्युत आवेश बल का अनुभव करता है तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होता है। ऑप्शन ए जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कूलॉम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान है, किस नियम का पालन करते हैं या किस नियम के अनुसार ये समान है। बताइए साथियों इसमें समानता क्या है। तो साथियों ध्यान रखना कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण बल है जो आपके
व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। इसी कारण है जो आपके दोनों है जो समानता रखते हैं, यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करती है। तो साथ ही ध्यान रखना कूलॉम का जो आपका यानी आपका आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका ए बराबर के इंटू क्यू वन बटा क्यू टू बटा आर स्क्वायर। और इसी प्रकार जो आपका गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए बराबर जी एम वन इंटू एम टू बटे आर स्क्वायर। तो साथ ही ध्यान रखना ये समानता किसमें है, इसमें इनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो हम कह सकते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार है, जो दोनों पालना करने के कारण है दोनों में समान है। साथ ही ध्यान रखना व्युत्क्रम वर्ग का नियम की पालना करते हैं, यहाँ पे भी जो आपका एफ समानुपाती एक बटे आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी आपका एफ समानुपाती एक बटे आर स्क्वायर है, यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करने के कारण दोनों नियमों में समानता पाई जाती है। ऑप्शन सी है जो आपका सही आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण या प्रतिकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है। बताइए साथियों, आवेश के मध्य आपके आकर्षण हो, अपकर्षण हो, प्रतिकर्षण हो, इनका बल है वो किन पे निर्भर करता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आवेशों के गुणन पर, ऑप्शन बी आवेशों के मध्य की दूरी पर, ऑप्शन सी है आवेश पदार्थ के प्रकार पर, और ऑप्शन डी आपका आवेश के तापमान पर, और ऑप्शन ई है आपका ए और बी दोनों पर। तो साथ ही ध्यान रखना जो आपका आवेश है वो आवेशों बल है जो आपका आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बल है जो आपका उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साथ ही ध्यान रखना आवेशों के गुणन पर है जो आपका बल है जो निर्भर करता है, और उनके बीच की दूरी पे भी निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए और बी है जो करेक्ट है, और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, यानी जो आपका आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो उनके गुणन पर और उनके मध्य की दूरी पर है जो निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकार पर नहीं करता और टेम्परेचर भी नहीं करता। ऑप्शन ई है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ ही ध्यान रखना समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए ये हम ये है जो यहाँ पे आपका नियतांक यानी कांस्टेंट लेते हैं। ध्यान रखना समानुपाती का चिन्ह लेने हटाने के लिए हमें नियतांक लेना पड़ता है, जिसका मान मैंने आपको बता दिया है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में और द्विविद्युत नियतांक के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच बल का अनुपात है जो कितना होता है। बताइए साथियों, वायु में और द्विविद्युत नियतांक में के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेशों के बीच फोर्स का जो आपका रेशियो है वो आपको पूछा गया है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए, यानी इस फॉर्मूले में हम बार बार चर्चा करें, ए बराबर क्या होता है आपका क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि के बराबर आपका क्या होता है, के बराबर होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इनमें लगने वाले बल के अनुपातों के बारे में पूछा है। तो साथ ही ध्यान रखना एफ वन अनुपात एफ टू के बारे में हम पूछा है। तो एफ वन हो जाएगा आपका 1/4 पाइलन एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ आर का, यानी जो आपकी सापेक्ष चुंबकशीलता का मान है वहाँ यहाँ पे आपके वायु के लिए 1 हो जाएगा इंटू Q1/Q2/R, अनुपात में हो जाएगा यही आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक तरफ आपका हो जाएगा द्विविद्युता का नियतांक आपको के दे रखा है, और Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। तो Q1/Q2R स्क्वायर से Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर है जो आपका कट गया, 4 पाइलन एफ नोट से 4 पाइलन एफ नोट कट गया। तो आपके पास क्या बचा, 1/1/के, यानी जो आपका यानी वजन गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा k/1, यानी ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। साथ ही ध्यान रखना ये आपके पास बल का फॉर्मूला होता है, और के का मान है जो आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और जब के का मान आप रख के एफ वन और एफ टू का अनुपात निकालोगे तो आपके पास निकल के आएगा के/ए, यानी ऑप्शन ए है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज के सेशन का अपना अंतिम क्वेश्चन है, यदि दो आवेशित कणों के बीच दूरी घटाकर मूल दूरी से आधी की जाए तो उनके बीच लगने वाला बल है जो कितना हो जाएगा। साथियों बताइए, उसी फॉर्मूले पे आधारित है जो आपका क्वेश्चन है, यानी एफ समानुपाती आपको पता है 1/r स्क्वायर होता है, और यहाँ पे दूरी को है जो आपका आधा कर दिया गया है, यानी 1/2 का स्क्वायर। तो एफ समानुपाती आपका हो जाएगा 1/1/4। तो एफ समानुपाती कितना हो जाएगा 4 गुना, यानी उनके बीच है जो आपका बल है वो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी है जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप देख रहे हैं कि इस एक ही फॉर्मूले पे आपके कितने जो क्वेश्चंस है वो इस सेशन में आपको देखने को मिले हैं, और ये सारे क्वेश्चंस है जो
पिछले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यानी कौन सा क्वेश्चन किस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया गया है, ये आप क्वेश्चन के नीचे है जो उस एग्ज़ाम का नाम लिखा गया है आप देख सकते हो। और इस फॉर्मूले पे कितने एग्जाम्स में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप देख सकते हो। तो ये फॉर्मूले है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज के सेशन में हमने इस स्थिर वैद्युतिकी और आवेश के चैप्टर के जो 32 क्वेश्चंस है वो सोल्व कर लिए हैं। साथियों इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में सोल्व करेंगे। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि साथियों ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके आज तक की टेक्निकल कम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी आपके IIT के बेस पे जो भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनमें ये सारे क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस है जो आपके बार बार रिपीट होते हैं और आपको आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से हैं जो क्वेश्चंस है तो देखने को मिलेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आपके 75 to 80% क्वेश्चंस है जो पिछले एग्जाम्स के ही जो रिपीट होते हैं, उनको बस थोड़ा बहुत आपको उनमें चेंज करके पूछा जाता है और आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ इन क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और इस क्वेश्चन सीरीज में हम आज तक जितनी भी टेक्निकल आपके एग्जाम हुए हैं उन टेक्निकल एग्जाम्स में जितने भी जो आपके टेक्निकल के यानी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन की चैप्टर वाइज चर्चा है जो हम करने वाले हैं। लगभग आपके 13 to 14,000 है जो आपकी क्वेश्चंस है जो इस क्वेश्चन सीरीज में आपके सारे सेशनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए इस क्वेश्चन सीरीज के साथ हमेशा और अपनी कम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी साथी इन क्वेश्चंस पे रिवाइज है जो करते रहिए और इनकी बार बार जो प्रैक्टिस है वो करते रहिए। चलिए साथियों मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल पे अपना प्यार प्रेम है जो बनाए रखें। धन्यवाद साथियों।